हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डबली रीइंफोर्स बीम के बारे में। डबली रीइंफोर्स बीम होता क्या है कि जब हम रीइंफोर्समेंट कंप्रेशन और टेंशन दोनों ही केस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं रीइंफोर्समेंट को, तो उस बीम को कहा जाता है डबली रीइंफोर्स बीम। मतलब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमने एक बीम बनाया हुआ है जिसमें हमने कंप्रेशन में और टेंशन में दोनों ही केस में हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ, तो ऐसे बीम को डबली कहा जाता है। डबली हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दो केस होते हैं। डबली को प्रोवाइड करने के लिए, डबली से डिजाइन करने के लिए हमारे पास दो केस होते हैं। पहला केस होता है क्या? पहला केस क्या होता है कि जब हमारा लोड एक्सीड कर जाए लिमिटिंग मोमेंट कैपेसिटी से, जितना भी मोमेंट रेसिस्टिंग कैपेसिटी होता है लिमिटिंग से उससे एक्सीड कर जाता है, तो उस केस में हमको डबली प्रोवाइड करना पड़ता है, डबली से डिजाइन करना पड़ता है। और जब दूसरा केस हमारा कब बनता है? जब हमारा बीम का विड्थ और डेप्थ दोनों ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तब उस केस में भी हमको डबली का डिजाइन करना पड़ता है। सिंगली का डिज़ाइन हम लोग क्यों किया करते थे? सिंगली का डिज़ाइन क्यों करते थे? क्योंकि जो हमारा बीम लोड कैरी करना था, अगर हमारे पास सपोज बेंडिंग मोमेंट जिसका आ रहा था, बेंडिंग मोमेंट अगर 150 किलो न्यूटन का बीम का हमें डिज़ाइन करना है, लेकिन उस बीम का रेसिस्टिंग मोमेंट कैपेसिटी ऑलरेडी 300 किलो न्यूटन मीटर का हो रहा था। ठीक है, 300 किलोमीटर मीटर का अगर लिमिटिंग मोमेंट कैपेसिटी हो, यानी कि मैक्सिमम रेसिस्ट कर सकता है मोमेंट को, तो वो वैल्यू क्या था, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी उससे ज़्यादा थी, इसलिए हम सिंगली का डिज़ाइन कर रहे थे। लेकिन जब यही बेंडिंग मोमेंट को हम कहें कि ये 450 किलोमीटर मीटर का हो गया है, तब हमें लिमिटिंग हमारे पास कितना ही है, लिमिटिंग है 300 का ही। तब इस केस में लोड हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। बेंडिंग मोमेंट लोड बढ़ेगा तो obvious सी बात है बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इस केस में हमको डबली का डिज़ाइन करना पड़ता है। मतलब लोड लिमिटिंग मोमेंट रेसिस्टिंग कैपेसिटी से अगर एक्सीड करता है, तब हमें डबली का डिज़ाइन करना पड़ता है। या और सेकंड केस होता है कब? जब विड्थ और डेप्थ दोनों ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि आपको इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं, या फिर एक अमाउंट रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि विड्थ आपको 200 mm या 300 mm रखना है और डेप्थ को 600 या 700 धीरे रखना है, इसमें चेंज आप नहीं कर सकते हैं, और आपको किसी पार्टिकुलर लोड के लिए आपको डिज़ाइन करना हो, तो उस केस में हमको डबली का डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके सामने एक बीम है यहाँ पर जो कि डबली से डिज़ाइन किया गया है। इस बीम का एनालिसिस करने के लिए हमने इस बीम को दो भागों में बांटा है। पहला भाग इस तरह से किया जिसको हमने सिंगली की तरह ही ट्रीट किया हुआ है, और दूसरा भाग को हमने कुछ ऐसा रखा जिसको हमने डबली की तरह में ट्रीट किया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कुछ ये बीम मिल जाता है। किस तरह से देखेंगे? देखिए, पहला वाले केस में हमने बनाया है सिंगली को, यानी कि टेंशन में सिर्फ रिइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किया है, कंप्रेशन में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया है। यहाँ लिखा है कंक्रीट, मतलब इसमें कंक्रीट है और बार्स भी है। दूसरा हमने बनाया कि इसमें कंक्रीट नहीं है, हमने एज्यूम किया है कि कंप्रेशन में रिइंफोर्समेंट है और टेंशन में भी रिइंफोर्समेंट है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें ये भी मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि टेंशन में देखिए 3 2 5, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 5 रिइंफोर्समेंट। कंप्रेशन में 3 यहाँ है, 3 यहाँ टोटल ही है। इसमें कंक्रीट है, इसमें कंक्रीट नहीं है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को करने का हमारा पर्पस क्या था? इन दोनों को पर्पस क्या था करने का कि देखिए, ये जो बीम है ये है हमारा डबली रीइंफोर्स सेक्शन, ये हमने बनाया इसको सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन, और ये जो हमने बनाया MU माइनस MU लिमिटेड, ये इतना लोड के लिए हमें इसको डिज़ाइन करना है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमें जो बीम मिला हुआ है, ये बीम मिला हुआ है डबली का। ठीक है, इसका हमें डिज़ाइन करना है जिसके लिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितना होगा? मानते हैं कि उसकी मोमेंट की वैल्यू MU है। ठीक है, कितना है? MU है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि जो सिंगली से बीम होता है, जो सिंगली होता है, वो मैक्सिमम कितना मोमेंट को रेसिस्ट कर सकता है? तो वो होता है लिमिटिंग मोमेंट रेसिस्टिंग, MU लिमिटेड। हम सभी जानते हैं कि MU लिमिटेड की वैल्यू क्या होती है? 0.148, 0.138 और 0.133 FC के BD स्क्वायर जो आता है, FC के BD स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिमिटिंग मोमेंट कैपेसिटी की होती है। तो इसकी वैल्यू जो होती है सिंगली की, ये MU लिमिट तक ही सीमित होती है, इसके आगे ये रेसिस्ट नहीं कर पाता है। तो हमारे पास जो MU है वो तो ज़्यादा है, यानी कि MU ग्रेटर है MU लिमिटेड से। ठीक है, तो MU लिमिटेड कम वैल्यू है, इसलिए हमको डिज़ाइन करना पड़ा है डबली से। तो हमें कितने अमाउंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा? तो ये ग्रेटर वैल्यू जो है MU में से MU लिमिटेड को घटा देंगे तो कुछ ये बचेगा। मतलब ये वो डिज़ाइन का पोर्शन है जिसके लिए हमको डिज़ाइन करना है, ये वो बेंडिंग मोमेंट होगा जिसके लिए हमको डिज़ाइन करना है कि इस बेंडिंग मोमेंट को जो एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट हम ऊपर में प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर नीचे में भी, तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट कर पाए। ठीक है,
तो हमारे पास जो बीम है, ये जो हमने बीम माना हुआ है जब डब्ल्यू जिसका डिजाइन करना है उसका बेंडिंग मोमेंट एम है। जो हमने सिंगली बनाया हुआ है मैक्सिमम मोमेंट कितना क्या रेसिस्ट कर सकता है, तो एम लिमिटेड को। और जो हमारे पास एनालिटिकल दूसरा डब्ल्यू बीम है उसका लिए मोमेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, तो एम लिमिटेड। देखिए डिजाइन करने का मतलब क्या होता है, सिंगली में भी जब हम डिजाइन कर रहे थे तो डिजाइन का मतलब क्या था कि या तो बीम का हमें विड्थ निकालना था, डेप्थ निकालना था और एएसटी निकालना था, ठीक है, जो भी एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट वहाँ पर होता था उसको निकालते थे, या फिर सिर्फ और सिर्फ हम क्या निकालते थे, सिर्फ और सिर्फ एएसटी निकालते थे, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। जब हमें साइज़ दिया होता था एएसटी निकालना होता था। यहाँ भी इस केस में भी हमको यही करना है, क्या फाइंड करना है, एक एएससी फाइंड करना है। एएससी का मतलब हो गया एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, और एएसटी फाइंड करना है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। अब चूँकि हमने इस बीम को 2 भागों में बांटा है तो AST1 और AST2 दोनों को अगर जोड़ देंगे, देखिए 3 यहाँ है 2 यहाँ है, मिलके 5 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किया है। मतलब अगर हम AST लिखना चाहें, AST इज इक्वल टू क्या होगा, AST1 प्लस में AST2 हो जाएगा, ठीक है, AST2। यानी कि अगर हम ये कहें AST1 हमको फाइंड करना है, AST2 फाइंड करना है और ASC फाइंड करना है, 3 को हमें फाइंड करना है, यही 3 वैल्यू, तो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने में हमें जिन जिन चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके बारे में एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, देखिए AST1 को कैलकुलेट करने के लिए हमको सेटिस्फाई कराना होगा किससे, कि जितना मोमेंट ये कैरी कर रहा है, MU लिमिटेड से इसको हम लोग सेटिस्फाई करा देंगे। मतलब क्या, मतलब ये कि MU लिमिटेड की फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, MU लिमिटेड इज इक्वल टू MU लिमिटेड का जो भी वैल्यू आता है उसको हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे। यहाँ का जो इस पार्टिकुलर बीम में जो भी आपका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होगा उससे हम लोग इसको सेटिस्फाई कराएंगे। आगे बात करेंगे कैसे होगा वो, ठीक है। जब AST2 कैलकुलेट करना होगा तो हम उसको सेटिस्फाई कराएंगे MU माइनस MU लिमिटेड के वैल्यू से, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमें जो वैल्यू मिलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, उससे हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो यहाँ से AST2 मिल जाएगा। ASC निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ जो कंप्रेशन में फोर्स लग रहा है, यहाँ जो टेंशन में फोर्स लग रहा है, इसको इक्वेट करना पड़ेगा। यानी कि C2 को बराबर करना होगा हमको T2 के। हम सभी जानते हैं कि सिंगली में बीम को डिजाइन कर रहे थे तो उस समय C इज इक्वल टू T किए थे। क्यों? क्योंकि हमको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना था। यहाँ पर हम लोग C2 इज इक्वल टू T2 करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर AC फाइंड करना है, ठीक है। बात कर लेते हैं कुछ डायग्राम का। तो डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर C1 लिखा हुआ है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेशन फोर्स, एंड यहाँ पर T1 है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंशन फोर्स, पहले बीम के लिए। दूसरे बीम के लिए यहाँ पर ये C2 हो जाएगा, यहाँ पर ये T2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये वैल्यू C1 और T1 का होगा क्या, C1 और T1 की वैल्यू होगा क्या। C1 देखिए, ये चूँकि सिंगली बीम है तो C1 की वैल्यू एज इट इज सेम होगा जो कि C1 में हम लोग यूज करते थे। C1 की वैल्यू क्या यूज करते थे, C1 होता क्या था, एरिया इंटू में स्ट्रेस। तो एरिया इंटू में स्ट्रेस हम लोग यूज किए तो क्या आया, 0.36 FC के XU इंटू बी। ये एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम से वैल्यू आया हुआ है, ठीक है, हमने वहाँ पर बताया हुआ। अगर वीडियो नहीं देखें तो वीडियो को आप देख लेंगे, ठीक है। ये C1 की वैल्यू वहाँ से कैसे आया था, ठीक है। और ये C1 जब आ गया हमको, तो यहाँ पर देखिए ये कंक्रीट वाला एरिया है जहाँ पे यहाँ पर कंप्रेशन में रिइंफोर्समेंट तो था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिइंफोर्समेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको डॉटेड से मार्क किया हुआ है। मतलब इस एरिया को हमें घटाना पड़ेगा। और कंक्रीट में डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, तो 0.45 FC के डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू 0.45 FC के होता है। इसके लिए भी हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो ये हो गया स्ट्रेस इनटू में एरिया किसका, रिइंफोर्समेंट का। तो ये जो प्लेस यहाँ पर खाली है, जो प्लेस रिइंफोर्समेंट जहाँ पर पड़ना है, जो प्लेस खाली है उसको हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कर दिया, उसको घटा दिया। यानी कि टोटल हमारे पास जो C1 आएगा यहाँ पे, तो 0.36 FC के XU इंटू बी, अब माइनस हो जाएगा 0.45 FC के, ठीक है। T1 की वैल्यू यहाँ पे T1 क्या होगा, तो T1 जैसा कि हम पहले से यूज करते आ रहे हैं 0.87 FY इंटू AST, ये हमारा T1 की वैल्यू हो जाएगा 0.87 FY इंटू AST। अब AST1 है यहाँ पर, तो AST1 यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। C2 की बात कर लेते हैं। C2 में क्या है, यहाँ कंक्रीट तो चूँकि है नहीं, सिर्फ यहाँ पर क्या है, रिइंफोर्समेंट है, सिर्फ रिइंफोर्समेंट में। तो रिइंफोर्समेंट के लिए हमको C2 की वैल्यू क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। अब देखिए स्ट्रेस यहाँ पर क्या लगा, स्ट्रेस हमने यहाँ पर माना है FSC क्या है, कंप्रेसिव फोर्स इन स्टील में कंप्रेसिव फोर्स है। और एरिया क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन ASC,
तो इस तरह से C1 और C2 मिल गया। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं C1 प्लस C2 तो कुछ ये वैल्यू हमको मिलता है इन दोनों को ऐड करने के साथ में। अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपको ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी। बात कर लेते हैं T1 और T2 का। तो T1 हमारा जैसा कि पहले से सेम आता था 0.87 FY AST1, 0.87 FY AST2 अगर 1 की बात करें या अगर हम 2 की बात करें। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो कुछ ये वैल्यू में मिलेंगे जो कि AST1 AST2 यहाँ से इन दोनों को मिला करके AST हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टी की वैल्यू जाती है इतनी आ जाएगी। तो जैसे हम लोग सिंगली में करते थे XU को फाइंड आउट करने के लिए कंप्रेशन फोर्स को टेंशन फोर्स के बराबर करते थे, तो यहाँ भी वही वर्क करेंगे अगर हमको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना हो। अगर हमको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना हो तो यहाँ भी वही काम करेंगे, C=T। और ये दोनों वैल्यू, ये हमारा C है, ये C है और ये T है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। यहाँ से देखिए XU है, यहाँ से XU की वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये रहा हमारा XU की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बात आपको C1 और T1 के लिए। अब बात कर लेते हैं कि ये MU लिमिटेड हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, मतलब कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होता क्या है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होता क्या था, या तो कंप्रेशन फोर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते थे लीवर आर्म से, ठीक है, या तो टेंशन फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते थे लीवर आर्म से। तो लीवर आर्म अगर हमें पता चल जाता है तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हमें पता चल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए लीवर आर्म होता क्या था, जब हम सिंगली का बीम डिजाइन करके बता रहे थे, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक हमने बनाया था, तो कुछ ये डायग्राम हमने इस तरह से बनाया था स्ट्रेस ब्लॉक का। ठीक है, हमने बताया था वहाँ पे कि लीवर आर्म होता क्या है, इसके CG से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंशन फोर्स का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लीवर आर्म। तो इस केस में जो सिंगली का केस है, यहाँ पर जो लीवर आर्म की वैल्यू हमारी आई थी D-0.42 XU आया था वहाँ पर लीवर आर्म की वैल्यू। ठीक है, तो सिंगली का केस का हमको लीवर आर्म तो पता है, लेकिन डबली के केस का लीवर आर्म क्या होगा। देखिए डबली के केस में क्या होता है, ये हमारा डबली का केस है, ये जो है ये डबली का केस है। ठीक है, तो इस केस में लीवर आर्म हमारा क्या होगा, ये हमारा जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं T2 से नीचे का डिस्टेंस, इसको कहा जाता है क्लियर कवर। किसके लिए, तो टेंशन जोन में जो रिइंफोर्समेंट है उसके लिए क्लियर कवर है। और ये टॉप का जो डिस्टेंस देख रहे हैं D', इसको कहते हैं क्लियर कवर ये भी, लेकिन ये कंप्रेशन जोन का जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया उसका क्लियर कवर है। यहाँ भी क्लियर कवर होना चाहिए, यहाँ भी है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस बचा, इन दोनों क्लियर कवर के बीच का जो डिस्टेंस आया उसको कहा गया है लीवर आर्म। किसको लीवर आर्म कहा गया यहाँ पे, तो D-D' को। यानी कि ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, ये टोटल डिस्टेंस हमारा इफेक्टिव डेप्थ कहलाता है स्मॉल d, और इस टोटल d में से हम छोटा वाला d यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा ये होगा क्या, लीवर आर्म। यानी कि वो पॉइंट यहाँ से भी, वो पॉइंट से जहाँ से हमारा डिस्टेंस दोनों क्लियर कवर के बीच का डिस्टेंस आ रहा है, ये लीवर आर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लीवर आर्म इस केस में ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमको FSC कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आपको सभी चीज़ें कैलकुलेट जरूर हो जाएंगी। एक चीज़ में प्रॉब्लम आएगी FSC कैलकुलेट करने में। यहाँ जो FSC है, यहाँ देखिए 0.36 न्यूमेरिकल वैल्यू है, FC आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, B आपको पता ही रहेगा, XU आपको कैलकुलेट करना होगा। तो XU आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं C को T के बराबर करके। लेकिन यहाँ पर AC तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि हम मेथड बताएं C2 को T2 से इक्वेट करने के बाद। ठीक है, वो T1 T2 आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको FSC कैलकुलेट करने में परेशानी आ सकती है। FSC क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स इन स्टील, यानी कि ये एक स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे। तो जब हम एजम्पशन वाला वीडियो हम बता रहे थे, एजम्पशन वाला वीडियो में हमने बताया है कि जब इसका रिइंफोर्समेंट के लिए IS 456 में एक ग्राफ दिया हुआ है, जब वो ग्राफ HYSD बार के लिए है और एक ग्राफ है माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, तो इन दोनों केस में ये बताया गया है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का वेरिएशन किस प्रकार से होता है स्टील के केस में, रिइंफोर्समेंट के केस में। तो उसने एक ग्राफ बताया इस तरह का, जो कि एक्चुअल कर्व है, जो कि इसका डिजाइन कर्व नहीं होता है, एक्चुअल कर्व होता है, कि स्ट्रेस स्ट्रेन में इस तरह का वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन जिस वैल्यू पर डिजाइन किया है वो वैल्यू इसका डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी से किया हुआ था, यानी कि FI बटा में 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया हुआ था। इस कर्व को उसने डिजाइन कर्व कहा हुआ है। मतलब कि जो अगर हमारे पास में स्ट्रेन की वैल्यू अगर आ जाती है तो उसके रिस्पेक्ट में जो यहाँ पर आएगा, उसके रिस्पेक्ट में सपोज हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रेन की वैल्यू आई हुई है, जहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है डॉटेड से सपोज, तो इसके रिस्पेक्ट में जो यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी, यही होगा हमारा FSC। कब होगा, इन केस ऑफ HYSD बार।
अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि हम ग्राफ में कैसे वैल्यू को हम एज्यूम करेंगे कि कितना होगा ये। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। कोड में IS 456 में इसके लिए एक टेबल बना करके दिया हुआ है कि जब आपकी स्ट्रेन की वैल्यू कितना आएगा तो उसके रिस्पेक्ट में FSC की वैल्यू कितना होगा, और ये ग्राफ से ही ये वैल्यू निकाल करके रखा हुआ है। तो जो वैल्यू आपकी स्ट्रेन की आएगी उस वैल्यू को यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग में देखेंगे, चेक करेंगे, तो FSC वहाँ से हम लोग पिक कर सकते हैं। लेकिन जब आपका केस हो माइल्ड स्टील का, तो उस केस में ये देखने को मिलता है कि चाहे स्ट्रेन की वैल्यू कुछ भी हो, वहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू एक कांस्टेंट आ जाता है। चाहे स्ट्रेन की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, वहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट देखने को मिलता है। मतलब ये कि FSC के केस में हमको माइल्ड स्टील के केस में FSC की वैल्यू जो होगी वो 0.87 FY होगा। माइल्ड स्टील के केस में आप डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या फिर इस ये वैल्यू को लिख सकते हैं FY बट्टा में 1.5, यानी कि FSC इज इक्वल टू FY बट्टा में 1.5। ये वैल्यू होता है 0.87 FY। तो इस तरह से आप इस FSC वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप ESC को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो इसमें स्ट्रेन आ रहा है वो स्ट्रेन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ यहाँ पर एनालिसिस किया गया है। देखेंगे कि यहाँ पे ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेशन फोर्स है, कंप्रेशन जोन के लिए जो स्टील प्रोवाइड किया गया उसका। हमारे पास ये स्ट्रेन डायग्राम था, हमने आपको अपने सिंगली वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में बता रखा है। ये हमारा डायग्राम वहीं से उठाया गया है, ठीक है। तो इस डायग्राम में स्ट्रेन का लीनियर वेरिएशन का ये डायग्राम है कि पहले जो था बीम का ऐसा सरफेस था, ठीक है, प्लेन था, बाद में भी ये प्लेन ही होता है, लेकिन ये इंक्लाइंड हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो उसमें ये मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेन की आती थी 0.0035 और मिनिमम वैल्यू आती थी 0.002। चूँकि ये तो हमारा 0 होता था, तो इस केस में हमारा ये वैल्यू, ये डायग्राम बनता था। तो यहाँ से ये जो लाइन आती है इसको हम लोग कहा जाता है स्ट्रेन, कि उस स्टील में कितना स्ट्रेन आएगा वो ये वैल्यू को शो करता था। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल हमें ये मिल रहा है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल मिल रहा है, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल भी हमें मिल रहा है। तो दोनों ट्रायंगल से हमको क्या मिल सकता है, सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज का हम लगा सकते हैं। एक ट्रायंगल इसमें लगाएंगे, ठीक है, या एक ट्रायंगल इसमें लगा लिए, और दूसरे ट्रायंगल हम लोग लगाएंगे किसमें, बड़े वाले ट्रायंगल में, इसमें लगाएंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल से हम लोग सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज लगा करके यहाँ से ESC की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज हमने क्या लगाया कि देखिए ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये वैल्यू 0.0035 डिवाइड बाई हमने किया XU, यानी कि बेस बट्टा में है इसका परपेंडिकुलर, और अगेन छोटे वाले ट्रायंगल का इसका भी बेस बट्टा में परपेंडिकुलर, चूँकि XU है टोटल वैल्यू और उसमें से D' को घटा देंगे तो ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ESC की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट किया। ESC इज इक्वल टू 0.0035 1 माइनस D' बाई XU, 1 माइनस D' बाई XU। यहाँ से हमें ESC की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें ESC मिल जाएगा तो इसको हम लोग ग्राफ में पुट करेंगे। ग्राफ में यहाँ पुट करने के बाद हम वहाँ से FSC की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कैलकुलेट करेंगे कैसे AST2 को और ASC को, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पहले बता देते हैं, उसके बाद मेरी इसको बता देंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर सिंगली की बात करें तो C1 इंटू लीवर आर्म, C2 इंटू में लीवर आर्म। तो C1 की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लीवर आर्म हम जानते हैं सिंगली में इतना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास आ गया ये वैल्यू। C2 हमारे पास आ गया कितना, ASC FSC माइनस 0.45 FC के, और यहाँ पर लीवर आर्म की वैल्यू D माइनस D' आ गई। इसके पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आ गया कंप्रेशन जोन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। कंप्रेशन जोन में, टेंशन जोन में T1 इंटू लीवर आर्म, ठीक है, 0.87 FY AST1, T2 जोन के लिए लीवर आर्म, ठीक है। तो सिंगली के लिए लीवर आर्म ये वैल्यू, और जो W वाला केस था उसके लिए लीवर आर्म की वैल्यू D माइनस D' का। ये D और D' जो है या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या तो आप खुद से भी एज्यूम कर सकते हैं। D की वैल्यू जो होती है 40 से 50 में आप मान सकते हैं, और D' की वैल्यू जो होगा वो 30 से 50 के बीच में आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। या तो क्वेश्चन में दिया होगा क्लियर कवर, या तो आप खुद भी एज्यूम कर सकते हैं। तो D और D' जो है 30 से 50 के बीच में कुछ भी आप मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए AST कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या बताएं कि MU लिमिटेड को इक्वेट करना होगा, किससे, MU लिमिटेड को इक्वेट करना होगा AST1 के लिए। तो MU लिमिटेड की वैल्यू कितनी आएगी, MU लिमिटेड यानी कि जो इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, MU क्या था, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, तो सिंगली के लिए है। तो सिंगली के लिए देखिए यहाँ पर ये वैल्यू है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, और MU लिमिटेड हम जानते हैं क्या होता है। तो MU लिमिटेड की वैल्यू देखिए ये यहाँ आपका XU लिमिटेड, जो यहाँ पर XU पुट करेंगे वहाँ पर XU की जगह XU लिमिटेड आ जाएगा।
तो MU लिमिटेड की यहाँ की वैल्यू जो पुट करेंगे हम 0.148 FC के BD स्क्वायर, ठीक है, या फिर 0.138 FC के BD स्क्वायर, या फिर 0.133 FC के BD स्क्वायर। तीनों में से कोई भी वैल्यू जैसा हमारा स्टील का ग्रेड होगा। ये हो जाता है Fe 250 के लिए, Fe 415 के लिए और Fe 500 के लिए इसका यूज करते थे, ठीक है। तो इन तीनों आपको ये ऑलरेडी ये वैल्यू पता है। इस तरह से ST1 कैलकुलेट कर सकते हैं। ST2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या बताया, MU माइनस MU लिमिटेड, ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा उसको हम इक्वेट करेंगे डब्ली का जो टेंशन का हमारा फॉर्मूला था उससे, T2 से। तो T2 हमारे पास कितना आया, सॉरी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में T2 की वैल्यू कितनी है, 0.87 FY ST2 D माइनस D डैश से। तो उसको हमने इक्वेट यहाँ पे कर दिया। जब हमें AC कैलकुलेट करना होगा तो हमको इक्वेट करना होगा कंप्रेशन फोर्स इन सेकेंड पार्ट इक्वल टू टेंशन फोर्स इन सेकेंड पार्ट, मतलब कि जो सेकेंड केस था डब्ली का, वहाँ से इसको हमें इक्वेट करना होगा। तो ये हमारा C2 की वैल्यू आती थी और ये हमारा T2 का वैल्यू आता था। इन दोनों को जब इक्वेट किए तो हमारे पास AC मिल गया हमको कुछ इस तरह से। मतलब ये सारे फॉर्मूले आपको एक साथ हमने कर दिया, जहाँ से आप ST1 कैलकुलेट कर सकते हैं, ST2 कर सकते हैं और AC तीनों ही आप एक साथ इक्वल में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डब्ली के केस में अगर आप इन तीनों का कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ से फाइनली आपको AST निकालना होगा। AST इसके बाद निकालना होगा, टोटल AST कितना होगा, तो इसको ऐड करेंगे AST1 प्लस में AST2, ये दोनों को इक्वेट करें, कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास AST मिल जाएगा और जो AC में हमें वैल्यू में यहाँ से मिला है वो AC मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको हमारा जो फाइंड आउट करना था क्या कि एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन एंड एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, इसको कैलकुलेट करने के बाद देन फिर मैक्सिमम AST, मिनिमम AST, फिर से मैक्सिमम AC और मिनिमम AC कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद स्पेसिंग, देन डिटेलिंग, यानी कि जो प्रोवाइड करना होगा आपको एरिया के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये था डब्ली के केस के डिज़ाइन के लिए। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।